एपिसोड 8 के ओपनिंग सीन में हमने एलियट के मेमोरीज को देखा। घर के बाहर टहलते वक्त एलियट को ये ग्रीन बीटल मिला था। एलियट ने मोरा को बताया कि उसने इस बीटल का नाम एल्फ्रेड रखा है। एलियट चाहता है कि ये बीटल हमेशा उसका पेट बनकर रहे, लेकिन फिर मोरा ने इसे समझाया कि किसी को भी बिना उनकी मर्जी के अपना गुलाम बनाकर रखना सही नहीं है। एक दिन एलियट भी बड़ा होकर अपने पेरेंट्स के घर से अलग हो जाएगा, बट इट्स ओके, क्योंकि ये स्टेज भी लाइफ का ही एक पार्ट है। ये सुनते एलियट ने उस ग्रीन बीटल को आजाद कर दिया और उसने मोरा से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा। एलियट को गले लगाते ही मोरा अचानक वहां से गायब हो गई। डैनियल के सपने की तरह ही एलियट के सपने में भी बस मोरा का ड्रेस ही बच गया था। वेकअप की आवाज सुनकर सपने से जागते एलियट ने देखा कि वो हेनरी के ऑफिस में लेटा हुआ था। फिर हेनरी ने इसे बताया कि मोरा और डैनियल दोनों ने एलियट से झूठ कहा था। मोरा अगर चाहे तो वो सबको बड़े आसानी से इस सिमुलेशन से बाहर निकाल सकती है, पर उसने जानबूझकर सबको इस फेक रियलिटी में अटका के रखा था। इतना बोलकर हेनरी एलियट को असली सच दिखाने मेंटल हॉस्पिटल ले गया। दूसरी तरफ आइक प्रोमीथियस से तैरते हुए केरबोरोस में चला आया। मोरा ने इसे बताया कि डैनियल उसका हस्बैंड और एलियट उसका बेटा है, लेकिन मेमोरी करप्ट होने की वजह से वो अपनी फैमिली को पूरी तरह से भूल चुकी थी। बचे हुए पैसेंजर के इकट्ठा होते ही मोरा ने सबको बताया कि वो इस शिप के ओनर यानी हेनरी सिंगलटन की बेटी है। यहाँ बचे हुए सारे पैसेंजर्स को भी मोरा की तरह ही किसी ने लेटर भेजकर बुलवाया था। मोरा ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि वो एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, यानी ये सब रियल नहीं है। किसी को भी याद नहीं कि वो इस शिप पर कब और कैसे चढ़े थे। सबको बस अपनी पुरानी डार्क मेमोरीज याद थे। इतना समझाने के बावजूद भी वर्जीनिया इसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। समझ सकते हैं 1899 के लोगों को ऐसे वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेशन जैसे कंसेप्ट कहाँ ही समझ आएंगे। मोरा की बात अलग थी, वो खुद एक ब्रेन साइंटिस्ट है। मोरा ने आइक को बताया कि डैनियल उनका दुश्मन नहीं है, वो भी चाहता है कि सारे जल्द से जल्द इस सिमुलेशन के बाहर निकल पाएं। डैनियल शिप के अंदर वो स्टीम प्रेशर मशीन के जरिए मेन सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहा था। वो ब्लैक मटेरियल अब तेजी से शिप के अंदर बढ़ रहा था। शिप में बैठने से पहले मोरा को आखिरी बात ये याद थी कि एक दिन अचानक उसे घर के बाहर पड़ा ये एनवलप मिला। मोरा के भाई किरण ने लेटर के साथ साथ उसे ये चाबी भी भेजी थी। मोरा को पूरा यकीन है कि इस चाबी की मदद से सारे सिमुलेशन के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन मोरा की एडवांस बातें आइक के सिवा और किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे वर्जीनिया के साथ लाइफ बोट ढूंढने चले गए ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल पाए। अरे लाइफ बोट लेकर जाओगे किधर? यहाँ कुछ भी रियल नहीं है। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। हार का एरिया में आने के बाद से ही मोरा के बेड के नीचे बनी टनल गायब हो गई, बट डैनियल की टनल अब भी ओपन थी। फिर मोरा आइक को लेकर डैनियल के मेमोरी में चली गई। मोरा ने आइक को बताया कि पता नहीं क्यों, बट फोटोज देखने के बावजूद भी उसे डैनियल और एलियट के साथ कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। आइक को लगता है कि शायद डैनियल और एलियट मोरा के दिमाग में जबरदस्ती घुसाए फेक मेमोरीज होंगे। क्या पता, शायद डैनियल सीक्रेटली हेनरी के साथ मिलकर काम कर रहा हो। तभी मोरा को एलियट की बताई क्रिएटर वाली बात याद आई। मोरा के हिसाब से एलियट शायद हेनरी की बात कर रहा था। सारे सवालों के जवाब जानने इन्हें हेनरी से मिलना होगा। जल्दी मोरा ने भी भांप लिया कि शिप में रह रहे सारे पैसेंजर के मेमोरीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये भी डैनियल की तरह ही दीवारों में बने टनल्स के जरिए दूसरों के मेमोरीज में चले गए। डैनियल किसी तरह मेन सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो गया। सिस्टम हैक होते ही सारे शिप में वार्निंग के रेड लाइट जलने लगे और अंदर की रियलिटी जबरदस्त ग्लिच मारने लगी। ये देखकर जेरोम और क्लेमेंस समझ गए कि मोरा ठीक कह रही थी। फिर ये दोनों बाकी को छोड़कर मोरा को ढूंढने चले गए। हेनरी ने एलियट को रूम नंबर 1011 में ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया। इंजेक्शन लगाने से पहले हेनरी ने इसे बताया कि यह सिमुलेशन मोरा की नहीं बल्कि एलियट की प्रिजन है। फिर एलियट को सब याद दिलाने हेनरी ने उसे व्हाइट लिक्विड वाला इंजेक्शन लगाया। एलियट ने अपने मेमोरीज में देखा कि डैनियल और मोरा एलियट के फ्यूचर को लेकर बहस कर रहे थे। एलियट किसी बीमारी की वजह से मरने वाला था, लेकिन मोरा अपने बच्चे को हमेशा उसके साथ रखना चाहती थी। डैनियल के मना करने के बावजूद भी मोरा ने एलियट को यह ब्लैक लिक्विड वाला इंजेक्शन लगा दिया ताकि एलियट इनकी बातें भूल जाए, यानी ब्लैक लिक्विड मेमोरीज भुलाने के लिए और व्हाइट लिक्विड मेमोरीज को फिर से याद दिलाने। होश आते ही हेनरी ने एलियट को बताया कि यह सिमुलेशन एक्चुअल में मोरा ने ही बनाया था ताकि वो हमेशा एलियट के साथ रह सके, मे भी उसे सिमुलेशन में कैद करके, जैसा कि हमने इंसेप्शन मूवीज में देखा था।
सपनों की दुनिया में या इस सिचुएशन में सिमुलेशन की दुनिया में टाइम रिलेटिव नहीं बल्कि एकदम स्लो चलता है। हेनरी ने इसे बताया कि मोहरा को बचपन से ही प्लेटोस केव वाले थॉट एक्सपेरिमेंट में काफी इंटरेस्ट था। प्लेटो की एलेगोरी ये कहती है कि अगर कुछ लोगों को जिंदगी भर के लिए एक केव में बंद करके बस परछाई दिखाई जाए तो वो लोग दीवार पर दिख रही परछाई को ही रियलिटी समझने लग जाएंगे। उन्हें बाहर की असली दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। मोहरा को लगता है कि शायद ह्यूमंस भी प्लेटोस केव की तरह ही गॉड की बनाई केव में रह रहे थे। असली रियलिटी तो क्रिएटर या गॉड जी रहा है। बाकी ह्यूमंस तो बस क्रिएटर की बनाई परछाई या दुनिया को रियल समझ रहे थे। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम इन्फिनिटी को नहीं सोच सकते। स्पेस इन्फिनिट या अनलिमिटेड है, इस लॉजिक को प्रोसेस करने ही दिमाग घूम जाता है। यानी हमारे नॉलेज को एक लिमिट है। इसी लिमिटेशन को यूज करके अगर चाहे तो कोई भी फेक रियलिटी या सिमुलेशन बनाकर क्रिएटर बन सकता है, जैसा कि केरबेरोस के पैसेंजर्स के साथ हुआ था। वो सारे तो अपने शिप वाली रियलिटी को ही सच मान रहे थे। मेन सिस्टम के हैक होते ही शिप में मेमोरी पोर्टल ओपन होने लगे, जिसके जरिए वायरस से भाग रहे चारों पैसेंजर्स एक दूसरे के मेमोरीज में घुसने लगे। सेबेस्टियन ने हेनरी को बताया कि डैनियल ने सिस्टम के मेन फ्रेम को हैक कर लिया है। हेनरी चाबी लेकर लूप को रीसेट करने वाला था, लेकिन अगर समय रहते इनके हाथ चाबी नहीं लगी तो शायद ये हमेशा हमेशा के लिए सिमुलेशन में अटक जाएंगे। यानी हेनरी खुद भी बाकियों की तरह इस फेक रियलिटी में अटका हुआ था। हेनरी ने फौरन सेबेस्टियन को ऑर्डर दिया कि वो समय रहते चाबी ढूंढकर इसके पास ले आए। एक दूसरे के मेमोरीज में साइक ट्रिप लेने के बाद सारे किसी तरह से वापस शिप के कॉरिडोर में चले आए। हेनरी ने एलियट को बताया डैनियल को उसकी कुछ नहीं पड़ी, वो मोहरा को बचाने के लिए खुद अपने बच्चे की भी कुर्बानी दे सकता है। डैनियल के हैकिंग स्टंट के बाद पूरी शिप की रियलिटी ब्रेक होने लगी। ओलेग उसकी मेमोरी से जिंदा होकर शिप के दीवारों में घुस गया। रमीरो को एंजल के गाने की आवाज आने लगी। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। मोहरा और आइक मेमोरीज के थ्रू घूमते हुए आखिरकार मोहरा के मेमोरीज में घुस गए, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में हेनरी के ऑफिस का कोई अता पता नहीं था। तभी वहां पर सेबेस्टियन आ गया। सेबेस्टियन ने बताया कि डैनियल ने सारा सिस्टम ब्रेक कर दिया है। अगर ये जल्दी से चाबी लेकर हेनरी के पास नहीं गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही मोहरा ने इसे चाबी दे दी। चाबी मिलते ही सेबेस्टियन ने डिवाइस की मदद से आइक को शट डाउन कर दिया और मोहरा को लेकर हेनरी के पास चला गया। सच्चाई का पता चलते ही एलियट भी मोहरा को छोड़कर हेनरी के साइड हो गया। फिर हेनरी इसे टेलीपोर्ट करके रूम नंबर 1011 में ले गया। हेनरी ने मोहरा को उस चेयर पर बिठाकर समझाया कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मोहरा का ही किया धरा है। मोहरा ही सारे पैसेंजर्स को सिमुलेशन के अंदर अटका कर अपने मतलब के लिए यूज कर रही थी। हेनरी नहीं बल्कि मोहरा खुद सिमुलेटर की क्रिएटर है। एलियट साइड में खड़ा डिसअपॉइंट होकर ये सब सुन रहा था। फिर हेनरी ने एलियट की मदद से मोहरा को ब्लैक लिक्विड वाला इंजेक्शन लगा दिया ताकि वो सब कुछ भूलकर वापस केरबेरोस पहुंच जाए। फिर हेनरी ने ऑफिस जाकर की को उस ट्रायंगल के अंदर लगा दिया, लेकिन चाबी घुमाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। यह देखकर हेनरी समझ गया कि डैनियल ने मेन फ्रेम को हैक करने के बाद सिस्टम ओवरराइड वाला कोड चेंज कर दिया। बाकी सारे पैसेंजर्स इंजन रूम में खड़े सिमुलेशन को टूटता देख रहे थे। हैकिंग के डिटेक्ट होते ही सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया। बस सब कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। होश आते ही मोहरा ने देखा कि वो पेशेंट के कपड़े पहने एलियट की कब्र के बाहर पड़ी थी। कब्र के अंदर जाते ही उसकी मुलाकात डैनियल से हुई। डैनियल ने मोहरा को बताया कि उसने मेन फ्रेम को हैक करके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स चेंज कर दिए। हेनरी का ब्लैक लिक्विड इंजेक्शन जो इसे सब कुछ भुलाकर केरबेरोस वापस भेजने वाला था, वो एक्चुअल में मोहरा को उनके फर्स्ट सिमुलेशन में ले आया। यानी मोहरा फिलहाल उसकी और डैनियल की बनाई सबसे पहली सिमुलेशन में थी। एज एक्सपेक्टेड मोहरा को अब भी कुछ नहीं याद आ रहा था। यानी हेनरी बिल्कुल सच बोल रहा था। मोहरा ही सिमुलेशन की असली क्रिएटर है। मोहरा ने यह सिमुलेशन डैनियल के साथ मिलकर बनाया था। डैनियल के हैकिंग स्किल्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि उसके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तगड़े स्किल्स हैं। डैनियल ने सिस्टम को हैक करके लूप को रीस्टार्ट होने से तो रोक लिया, लेकिन मोहरा जब सिमुलेशन में अटकी थी तब बाहर की रियल दुनिया में उसके भाई किरण ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। किरण अब सारे प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा था। इससे पहले कि किरण डैनियल के हैक को डिटेक्ट कर पाए, मोहरा को फौरन जागने की जरूरत थी। ब्लैक इंजेक्शन के साथ साथ डैनियल ने सिस्टम ओवरराइड वाले ऑब्जेक्ट्स भी चेंज कर दिए। डैनियल ने कोड में चेंजेस करके ब्लैक पिरामिड और की को एलियट के टॉय पिरामिड और वेडिंग रिंग के साथ रिप्लेस कर दिया।
कंपनी का लोगो इस पिरामिड के आधे खुलने को शुरू से ही फोरशैडो कर रहा था। समझ लो मोरा की कॉन्शियसनेस के लिए एक तरह का हिंट। टॉय पिरामिड में रिंग को डालते ही मोरा इस सिमुलेशन से बाहर निकल गई। होश आते ही मोरा ने देखा कि वो प्रोमीथियस नामी एक स्पेसशिप में ट्रैवल कर रही थी। मोरा तो अपने पॉड से बाहर आ गई, लेकिन शिप के बाकी पैसेंजर्स किसी तरह के हाइबरनेशन चेंबर्स के जरिए मेन सिस्टम के साथ अब भी कनेक्टेड थे, यानी इनकी कॉन्शियसनेस सिमुलेशन के अंदर ही है। तभी मोरा ने देखा कि पास रखे कंसोल पर मे योर कॉफी किक इन बिफोर रियलिटी डस का नोट चिपका था। नोट हटाते ही कंसोल के मॉनिटर पर प्रोजेक्ट प्रोमीथियस लिखा आया। 1423 पैसेंजर्स और 550 क्रूमैन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। सरप्राइजिंगली ये वाला प्रोजेक्ट प्रोमीथियस 1899 में नहीं बल्कि 200 साल फ्यूचर में यानी 19 अक्टूबर 2099 में चल रहा था। मोरा ये देखकर हैरान रह गई। तभी किरण ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर मोरा का रियलिटी में स्वागत किया और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। ओके, आई नो कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बट सारे डाउट्स को थियरीज बनाकर एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रोमीथियस और केरबोरस ये दोनों ही नाम ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड हैं, उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। बस इतना समझ लो कि प्रोमीथियस एक ही दर्द या सजा को बार बार जीने या भुगतने के साथ कनेक्टेड है और केरबोरस का मतलब कैद या प्रिजन के साथ है। शो का मेन प्लॉट पॉइंट यही था कि शिप के सारे पैसेंजर्स उनके डार्क मेमोरीज के लूप में अटके हुए थे और क्रिएटर ने उन्हें जबरदस्ती उस प्रिजन में रोक के रखा था। क्रिएटर या मोरा ने ऐसा किया क्योंकि उसे अपने बेटे के साथ सिमुलेशन में टाइम बिताना था। एलियट शायद किसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था या फिर हो सकता है कि उस बीमारी ने बच्चे की जान तक ले ली, लेकिन मोरा ने उसके कॉन्शियसनेस की डिजिटल कॉपी बनाकर अपने बच्चे को सिमुलेशन में जिंदा रखा। इसीलिए सिमुलेशन में एलियट इस कवर के अंदर रहता है। मोरा का पहला सिमुलेशन शायद बस अपने फैमिली के लिए ही होगा ताकि डैनियल और मोरा हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चे के साथ रह सकें। लेकिन धीरे धीरे मोरा का यह प्रोजेक्ट फेमस हो गया और अपने डार्क पास से भागने वाले कुछ लोग यानी शिप के पैसेंजर्स खुद अपनी मर्जी से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने ताकि वो भी अपनी डार्क रियलिटी से दूर अलग जिंदगी जी सके। लेकिन अगर ऐसा है तो मोरा ने 1899 का साल और ये शिप का सिमुलेशन क्यों चुना? मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट प्रोमीथियस या प्रोजेक्ट केरबोरस मोरा की प्लानिंग थी। मोरा तो बस अपने फैमिली के साथ रहना चाहती होगी, लेकिन उसके सिमुलेशन में जाते ही किरण ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मोरा की टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया। शायद ये लोग अर्थ की जैसे कोई दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट की तलाश में लंबे सफर पर निकले हुए थे और इसीलिए किरण ने मोरा के साथ साथ अपने पापा हेनरी को भी सिमुलेशन में अटका दिया ताकि उसे कोई रोक ना पाए। ये हो गई पहली और सबसे सिंपल थ्योरी, लेकिन डार्क के क्रिएटर्स कुछ सिंपल कहाँ रखते हैं। दूसरी और मेरी सबसे फेवरेट माइंड बेंडिंग थ्योरी ये है कि किरण रियल ह्यूमन नहीं बल्कि एक एआई है जिसे मोरा और डैनियल ने सिमुलेशन को चलाने के लिए बनाया था, बट बाद में उस एआई ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मोरा का स्वागत करते वक्त किरण उसे रियल टाइम में एक एक अल्फाबेट टाइप करके बता रहा था। जनरली ऐसा शॉट किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर प्रोग्राम को दिखाने के लिए यूज करते हैं। आयरिश भाषा में किरण का मतलब है डार्क वन या लिटिल डार्क वन, जो कि आधी दुनिया अब तक गूगल कर चुकी होगी। शिप पर उस काले ऑब्जेक्ट का धीरे धीरे फैलना शायद किरण या इसी डार्क एआई के सिस्टम पर कब्जा करने को दर्शा रहा था। किरण के सर्वर्स या हार्डवेयर लोकेशन शायद इस बड़े से पिरामिड के अंदर होंगे। ये बड़ा पिरामिड इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शो के एकदम ओपनिंग सीन में दिखा था और मेन फ्रेम को ओवरराइड करने भी पिरामिड के अंदर की लगानी पड़ती है। पिरामिड के अंदर यानी मेन फ्रेम के अंदर। ओरिजिनल क्रिएटर तो मोरा ही थे, लेकिन करंट क्रिएटर किरण है। मोरा खुद द प्लेटोस केव के अंदर है। वो ग्रीन बीटल वाला लॉजिक भी मुझे काफी अच्छा लगा। एलियट की स्टोरी ग्रीन बीटल को कैद से आजाद होने के साथ कनेक्ट करती है, लेकिन एक्चुअल सिमुलेशन में ये ग्रीन बीटल या ग्रीन बग किसी सॉफ्टवेयर बग की तरह है। ऐसा सॉफ्टवेयर बग जिसकी मदद से आप सिमुलेशन के दरवाजे और बैक डोर्स खोल सकते हो। बीच में तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद हेनरी और एलियट एक ही कैरेक्टर होंगे, बट बाद में लगा कि ना, ये तो आकाश चोपड़ा लेवल की प्रेडिक्शन हो गई। टू मच रीच। अब शिप पर मौजूद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में से कितने ह्यूमंस रियल हैं और कितने एआई द्वारा बनाए फेक साइड कैरेक्टर्स, ये तो अगले सीजन में ही पता चलेगा। शिप के शेप को देख के लग रहा था कि इसके हर सेक्शन में डजन भर पैसेंजर्स तो जरूर होंगे, पर 2000 के आसपास नहीं लग रहे। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मोरा वाकई में सिमुलेशन से बाहर आ गई
या फिर ये 2099 भी एक सिमुलेशन का ही पार्ट है? मुझे नहीं लगता कि मोरा अभी 100% सिमुलेशन के बाहर निकली है। इसका सबसे बड़ा सबूत है एंडिंग का शॉट। एंडिंग वाले इस सीन में हमें मोरा की आंख में बिल्कुल वैसा ही ट्रायंगल दिख रहा था जैसे सपने से जागने के बाद केरबेरोस के पैसेंजर्स की आंख में दिखता था। यानी मोरा बस एक सिमुलेशन से दूसरे सिमुलेशन में जागी थी, या फिर इस ट्रायंगल का कुछ कंप्लीटली अलग मतलब होगा। जागने से पहले डैनियल ने मोरा से वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ होगा, बट एटलीस्ट इस सेक्शन में तो हमें डैनियल कहीं नहीं दिख रहा था। मोरा के साथ साथ एक और पॉड खुला हुआ था। हो सकता है कि वो पॉड डैनियल का हो। अगर डार्क का रोड मैप फॉलो करें तो इस शो के भी हमें मैक्सिमम जवाब सीजन 3 में ही मिलेंगे। सीजन 1 1899 पर बेस्ड था, अगला सीजन 2099 में, और थर्ड सीजन में ये 2 सेंचुरीज के साथ साथ शायद 1999 का साल भी ऐड कर देंगे। आई मीन डार्क के 33 इयर्स वाली लॉजिक के हिसाब से। तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि मोरा एक्चुअल में सिमुलेशन से बाहर रियलिटी में आई है। बाकी आपको क्या लगता है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता देना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।